रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतिये नमः। आज वो शुभ दिन आ चुका है जिसका बहुत समय से हम सभी सनातन प्रेमी सनातन धर्मवासियों को इंतज़ार है। आज 22 जनवरी 2024 अयोध्या धाम भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आज होने जा रही है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री राम आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बना के रखें। आज के इस शुभ अवसर पर हम जो सीरीज अपनी लगातार लेकर चल रहे हैं कि राहु केतु का संपूर्ण परिचय 2024 में, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा वीडियो रहेगा तुला राशि या तुला लग्न के जातकों के लिए राहु और केतु वर्ष 2024 के अंदर आपको किन राशियों में गोचर करते हुए, किन नक्षत्रों में गोचर करते हुए क्या फल देंगे। क्योंकि 2024 में वो एक राशियों के अंदर रहेंगे और जिन राशियों के अंदर रहेंगे उनके अंदर उनके फल भी परिवर्तित होंगे। वो नक्षत्र गोचर के कारण होते हैं। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैंने आपको सामने जो वीडियो में बना रहा हूँ, इसका टॉपिक मैंने दिया है मायावी राहु मोक्षकारी केतु। क्योंकि ये दोनों ग्रह एक दूसरे से 180 डिग्री के अंश पर होते हैं, आमने सामने होते हैं, तो इनका स्वभाव भी बहुत बिल्कुल अलग है। जहाँ राहु को माया से, धन से, वैभव संपन्नता से जोड़ा गया है, तो वहीं केतु को जीवन में आध्यात्म, मोक्ष, समाधि, ध्यान, योगा, प्राणायाम, इन सब से जोड़ा गया। यानी दोनों का स्वभाव अलग है। ये दोनों ग्रह आपके ऊपर एक अक्ष पर होकर, यानी अब ये जो ग्रह हैं राहु मीन राशि में रहेंगे, केतु कन्या राशि में होंगे। यानी आपकी राशि से 12वें घर और 6ठे घर पर इनका अक्ष रहेगा। तो ये आपको इस परिस्थिति में 2024 में क्या फल देंगे, ये हमारा आज का विषय रहने वाला है। जय श्री राम। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ एक बहुत ही खास विशेष जानकारी जो आपके लिए जरूर लाभान्वित हो सकती है। खास तौर पर वो लोग जिनको किसी भी तरीके से राहु से संबंधित महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है या केतु से संबंधित महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उन लोगों पर इसका ज़्यादा फर्क अन्य राशियों के मुकाबले या लगन के मुकाबले देखा जाएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस विषय की। अगर आपको ये वीडियो देखा, आपने समझा, आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो आपको लगता है कि ये चैनल सब्सक्राइब करने लायक है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आगे भी आपको बहुत सारी ऐसी ही जानकारी देता रहूँगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, बहुत मोटे तौर पे मैं आपको 2-3 चीज़ें यहाँ समझाना चाहता हूँ, इससे सरल हो भी नहीं सकता। राहु 6ठे घर में है, केतु 12वें घर में है, 1.5 वर्ष तक इसी राशि में रहेंगे। ग्रह जहाँ पर बैठता है उस अपने स्वभाव को उस भाव में मिला के फल देने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है, वो किसी के घर में जाके बैठ गया, यानी एक तो उस घर का वातावरण, एक उस व्यक्ति का स्वभाव, दोनों आपस में मिल जाते हैं। अब राहु और केतु स्वभाव में अशुभ है। वो कहते हैं जी हम स्वभाव में अशुभ हैं, हमें आप किसी भी भाव में बिठा दो, हमारा काम है अशुभता देना, क्योंकि हमारे स्वभाव में अशुभ है। क्योंकि हम राक्षस से जुड़े हुए टुकड़े हैं, हम सर्प से जुड़े हुए हैं। स्वर भानु नाम के राक्षस के ये 2 टुकड़े हैं, ये सर्प से जुड़े हुए हैं, यानी इनके अंदर विष भी है। लेकिन कहीं ना कहीं, चाहे देवता हो चाहे राक्षस हो, उन्होंने अपने जीवन में यज्ञ तप करके कहीं ना कहीं आशीर्वाद या वरदान प्राप्त किए हैं। अब उन्हीं कैटेगरी में राहु केतु भी आते हैं। भाई, इन्होंने अमृत कलश का पान तो किया ही है, चाहे धोखे से किया है। राहु अगर 6ठे घर में जाता है तो 6ठा घर क्या है? रोग, ऋण और शत्रु का है, जीवन में संघर्ष करने का है। और राहु जैसा प्लेनेट वहां बैठ गया। राहु है स्वभाव में अशुभ ग्रह, इसलिए महर्षि पराशर जी कहते हैं कि 6ठे भाव में अगर अशुभ ग्रह है तो वो ही एक ऐसे प्लेनेट हैं अशुभ जो 6ठे भाव से संबंधित प्रॉब्लम्स को झेल सकते हैं। क्योंकि एक अशुभ व्यक्ति को आप समझे, यानी वो कट्टर है, कठोर है, और कठोर व्यक्ति ही कठोर परिस्थिति में जाकर ढल सकता है। कोई निर्मल है, बहुत सौम्य है, घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, सीधा साधा आदमी है, वो बुरी जगह जाकर घबरा जाता है। इसलिए अशुभ ग्रह खराब भावों में अच्छे होते हैं, शुभ ग्रह शुभ भावों में अच्छे हैं।
इनका आपस में चेंज कर दो तो गड़बड़ हो जाती है हॉरोस्कोप के अंदर। राहु अगर छठे घर में है तो छठा घर रोग ऋण शत्रु का है, वो छठे घर के कारकत्वों को राहु ग्रहण करेगा। केतु 12वें घर में है तो 12वां घर जेल, अस्पताल और आश्रम भी है, यात्रा भी है, दूरी भी है, विदेश गमन भी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी है, आध्यात्म भी है, योगा भी है, प्राणायाम भी है, और केतु वहां पर पहुंच गया तो केतु वहां के अपने कारकत्वों को उस भाव से संबंधित जोड़ के फल देगा। यानी एक बहुत मोटा प्रारूप है कि आप समझ जाओ राहु और केतु 6-12 अक्ष पर है। अब छठे का राहु क्या करता है और 12 का केतु क्या करता है, ये हमें समझने वाली बात है। कुछ लोग राहु केतु की दृष्टि को मानते हैं, कुछ लोग राहु केतु की दृष्टि को नहीं मानते हैं। लेकिन हमने स्थिति को ज़्यादा ऑब्जर्व किया कि राहु जिसकी राशि में उसके अनुसार ज़्यादा इफेक्ट करता है, जो उसे देख रहे हैं उनके ज़्यादा इफेक्ट करता है, जहाँ बैठा है वहाँ इफेक्ट ज़्यादा करता है, और उसकी दृष्टियाँ भी ली गई हैं और उनसे भी हमें रिजल्ट मिले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं राहु को। राहु छठे घर में, मेलेफिक्स प्लैनेट इन मेलेफिक्स हाउस। अशुभ ग्रह का अशुभ घर में गोचर होना शुभ है, क्योंकि ये राहु अगर छठे भाव में है तो छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है। ये रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता देने वाला प्लेनेट बनेगा। ये प्लेनेट आपको जीवन में संघर्ष करने की क्षमता देगा। ये प्लेनेट अगर आप पर किसी प्रकार का लोन है या ऋण है उसको चुकाने में हेल्प करेगा, आपके शत्रुओं को हराने में हेल्प करेगा, क्योंकि ये 6th हाउस में बैठा हुआ है। छठे घर में राहु गया है, छठा घर संघर्ष का है, और छठा घर वाकई में ही ज्योतिष शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको देखें, भाग्य स्थान से कर्म भाव पड़ता है छठा, और कर्म स्थान से भाग्य पड़ता है, यानी कर्म और भाग्य दोनों को बनाने के लिए हमें छठे घर से गुजरना ही पड़ेगा, और जितना हम संघर्ष करेंगे उतना हमारा कर्म और भाग्य बढ़ेगा। ये परिभाषा है। इसलिए 6th हाउस का राहु, 6th हाउस का शनि, 6th हाउस का मंगल, सूर्य, ये बेहद शुभ माने जाते हैं, क्योंकि ये स्वभाव में अशुभ है और इनको पता है अशुभ परिस्थितियों को कैसे हैंडल कर सकते हैं। हर व्यक्ति का अपना एक डिपार्टमेंट होता है, वो उस काम में हुनरबाज होता है। अब मान लो किसी को खाना बनाने का हुनर आता है और उसे तुम म्यूज़िक बजाने के हुनर में डाल दो तो वो फेल हो जाएगा। ऐसे राहु छठे घर के हुनर में मजबूत है। ये राहु यहाँ से बैठ के 5वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखता है। इसका मतलब है राहु की 10म भाव पर पड़ रही दृष्टि बताती है आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इस दौरान और अधिक मेहनत करके आगे बढ़ते दिखाई देंगे। राहु का 12वें घर से संबंध है, ट्रैवलिंग से लाभ मिलता है। ऐसी स्थितियों में नौकरी परिवर्तन, कार्य विशेष का बाहर से जोड़ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ना, यात्राओं से जुड़ना, तो खर्च पर भी संयम रखने के लिए ये ग्रह कहता है। क्योंकि राहु की दृष्टियाँ 2nd हाउस पर भी आती है, छठे से बैठ के आती है, तो आर्थिक फैसले सोच समझ कर लें। प्लेनेट धन देगा, लेकिन सोच समझकर उसका खर्च करें। ये राहु बृहस्पति की राशि में है, तो 1 मई तक बृहस्पति केंद्र में है और 1 मई के बाद बृहस्पति 8th हाउस में है। दोनों ही जगह बृहस्पति कहीं ना कहीं बेहतर ही है, क्योंकि जब बृहस्पति यहाँ पहुँचेंगे तो ये विपरीत राजयोग बनाएंगे। मैंने इससे पहले एक सीरीज बनाई थी, भाग्य बेमिसाल करियर शानदार। क्यों बनाई थी उसको एक बार जाके सुन लेना कि क्यों मैंने कहा था तुला राशि लग्न के लिए गुरु और शनि की भूमिका 2024 में बेहतर है। अगर वो वीडियो नहीं सुना है तो उसको सुन लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका दिया हुआ है वीडियो के। अब राहु बृहस्पति के अनुसार फल दे रहा है, यानी राहु का संबंध भी बृहस्पति को लेकर कहीं ना कहीं धन, कर्म और कार्य क्षेत्र से अच्छी स्थितियों में बनता दिखाई देता है। क्योंकि बृहस्पति जब यहाँ होंगे तो लाभ को देखेंगे और जब यहाँ होंगे तो धन को देखेंगे। अब और बारीकी से समझते हैं कि राहु 1 जनवरी से 8 जुलाई तक रेवती नक्षत्र में गोचर करते दिखाई देंगे। अब राहु क्या है, स्वभाव मैंने आपका बता दिया, राहु का छठे घर को देख लिया। रेवती नक्षत्र एक पूर्णता का नक्षत्र है, क्योंकि रेवती क्या है, नक्षत्रों की भूमिका का सबसे अंतिम नक्षत्र, और ये सबसे अंतिम राशि मीन राशि में पड़ता है, यानी जहां जाके सब काम पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए रेवती नक्षत्र को पूर्णता का नक्षत्र कहा गया। काम को सफल करने का, पूर्ण करने का नक्षत्र रेवती नक्षत्र होता है। अब ये रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, बुध इसको फॉलो करते हैं।
बुध आपके लिए भाग्येश और द्वादशेश है, यानी भाग्यवर्धक भी रहेगा राहु, क्योंकि वो बुध के नक्षत्र में रहेगा और 12वां घर फिर से आता है, इसलिए कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग से परिवर्तन करके दूर स्थान से जुड़कर लाभ लेने का संयोग राहु का रेवती नक्षत्र में जाके फल देने पर दिखाई देता है। उसके बाद ये राहु शनि के नक्षत्र में आएंगे 8 जुलाई से दिसंबर के अंत तक। राहु गोचर करते हुए शनि की कक्षा में पहुंच गए। जब उसके कक्षा में पहुंचे तो शनि ने कहा, मैं हूं कर्म कारक शनि, मेरा काम होता है व्यक्ति को कर्म कराना, श्रम कराना, मेहनत कराना, काम कराना। राहु आपका स्वभाव है थोड़ा सा घूमने फिरने का, मौज मस्ती का, विलासिता का। अब आप इन कामों को बंद करो और अपने कर्म पर फोकस करो। तो यहाँ पर जब वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे तो ये योग कारक भी है शनि, और शनि कर्म कारक भी आपके लिए है, इसलिए राहु का शनि के नक्षत्र में जाना आपके कर्म कार्य क्षेत्र के लिए शुभ होता है। अब क्योंकि शनि चतुर्थेश है, पंचमेश है, राहु यहाँ है, तो कभी कभी इस दौरान क्या होता है, भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य अच्छे हो जाते हैं। शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान से संबंधित कार्य पॉजिटिव होते दिखाई देते हैं। यानी राहु की स्थिति छठे घर में बैठने के हिसाब से भी बेहतर हुई है, तो वहीं कहीं ना कहीं राहु रेवती नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठने के हिसाब से भी अच्छी स्थिति में फल देते दिखाई दिए। यानी कह सकते हैं वर्ष 2024 में राहु की स्थिति आपके लिए बेहद पॉजिटिव दिखाई दे रही है। अब इसी तरह हम केतु को समझ लेते हैं कि केतु आपकी राशि से कहाँ पर बैठे हैं, राशि लगन से 12वें घर में। राशि या लगन से 12वें घर में अगर अशुभ ग्रह का ट्रांजिट हो तो थोड़ा सा ये आपकी सेहत पर प्रभाव डाल सकता है। 12वें घर में है आंखों से संबंधित रोग, चेहरे से संबंधित विकार, दांतों से संबंधित प्रॉब्लम या बालों से संबंधित समस्याएं, फेस से संबंधित कोई समस्या देने में सक्षम है केतु। चंद्रमा या राशि से 12वें घर में तो थोड़ा अनिद्रा दे सकता है, नींद का प्रॉपर ना आना या नींद का थोड़ा सा चिंता में आना या पूरी तरीके से नींद ना आना भी इस कॉम्बिनेशन में देखा जाता है। 12वें घर में केतु, 12वां घर अस्पताल का, डॉक्टर का, खर्च का है, तो ऐसा प्लेनेट आपको बीमारियों पर खर्च करा सकता है। पॉजिटिव वे में देखें तो 12वां घर किसके लिए जाना जाता है, हम कहते हैं जी 12वां जो स्थान है ये आश्रम के लिए है, योगा, आध्यात्म के लिए भी जाना जाता है। केतु ऐसा प्लेनेट भी है। यानी इस दौरान अगर आप ऐसे किसी क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं जो योगा से, प्राणायाम से, आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, या आप ऐसे किसी काम को करते हैं और उसका प्रचार प्रसार दूर तक करना चाहते हैं, विदेश विदेश से जुड़कर करना चाहते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर केतु से पॉजिटिव वे में दिखाई आपको देगी। 12वें घर में केतु हो, सोच समझकर खर्च करना होगा। 12वें घर में केतु हो, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें, अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखें, अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। अपने खर्च को संयमित करके चलेंगे तो आपके लिए ये केतु बेनिफिशियल रिजल्ट देगा, क्योंकि वो स्वभाव से मैलेफिक है। जितना छठे घर में बैठा हुआ मैलेफिक प्लेनेट अच्छा होता है, उतना अच्छा 12वें घर में बैठा हुआ मैलेफिक प्लेनेट अच्छा नहीं होता। इसीलिए 12th हाउस खर्च और नुकसान का है, वहाँ पर कोई भी ग्रह होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ जाकर वो खर्च हो जाता है। वो खर्च हो जाता है तो आपके एफर्ट्स बढ़ जाते हैं जीवन में, इसलिए 12वां घर खाली ही हो तो बहुत अच्छी बात है। अब आपकी हॉरोस्कोप के अंदर केतु 12वें में है, इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। केतु इस दौरान 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे। वो तीनों ही नक्षत्र सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र हैं। अगर आप केतु से नक्षत्र की मित्रता की बात करो तो है ही नहीं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा पर तो हमेशा ही राहु केतु ने ग्रहण लगाया है, मंगल भी इसके शत्रु है। यानी केतु का इन 3 नक्षत्रों में गोचर करना, सूर्य, चंद्र और मंगल का, ये आपके लिए इतना पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि प्लेनेट एक तो केतु है, अब वो गया किसके नक्षत्रों में है, वो शत्रुओं के नक्षत्र में है, और ये राशि किसकी है, ये शुक्र की राशि है। यानी केतु अगर चाहे तो चाह कर भी बेहतर रिजल्ट ना दे पाए, इसको कहते हैं असमंजस की स्थिति, कि केतु ऐसे लोगों की कक्षाओं में घूम रहा है जो उसके सारे के सारे शत्रु हैं। तो वह शुक्र से यही कहेगा कि जी मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मैं जिनों के घर में घूम रहा हूँ ना, वो मेरे मित्र नहीं है।
अगर केतु मंगल के नक्षत्र में आता है 1 जनवरी से 4 जनवरी, तो मंगल केतु अगर एक साथ, तो कहते हैं कुजवत केतु, इस दौरान एग्रेशन, क्रोध, चिड़चिड़ाहट बढ़ सकती है, अपना ध्यान रखो। इस दौरान जीवन साथी के साथ संबंधों को अच्छे रखो। इस दौरान बोलचाल ठीक ठाक रखो, गलत खान पान मत करो और पैसे को सोच समझ कर खर्च करो। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा दशमेश है। कर्म कार्य क्षेत्र के लिए किसी भी प्रकार की जल्दबाजी आपको यहाँ नहीं करनी है, सोच समझकर फैसले लेने हैं। कर्म के प्रति चिंता दे सकता है ये ग्रह। तो वहीं सूर्य आपके लिए लाभेश है, तो इसको क्या कहते हैं, लाभ कमाने के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से आपसे एफर्ट्स बढ़वाएगा ये ग्रह। जैसे मैंने अभी बताया था कि राहु किन नक्षत्रों में गया है, वो उसके लिए क्या है, उनको नक्षत्रों में जाके खुशी मिलती है, वो रेवती और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हैं। लेकिन केतु को मंगल, सूर्य और चंद्र के नक्षत्र में जाके खुशी नहीं मिलती। यही चीज इसमें समझने वाली होती है। तो राहु जितना पॉजिटिव हमको दिखाई दिया है, केतु उसमें नेगेटिव भी दिखाई दिया है। अब केतु नेगेटिव है, रिजल्ट हमें लेने हैं, तो हम क्या करेंगे, रेमेडी करेंगे, हम करेंगे पूजा पाठ। क्या कर सकते हैं, केतु के लिए शास्त्र कहता है भगवान गणेश से बेहतर कुछ आराधना नहीं। अब भगवान गणेश को मोदक पसंद है, बूंदी के लड्डू पसंद है, दूर्वा घास उनको अर्पित की जाती है, तो आप बुधवार के दिन उनके चरणों में जाकर ये सिर्फ अर्पित करें, मंदिर में जाकर। रोजाना भगवान गणेश से संबंधित कोई मंत्र या स्तोत्र पाठ जरूर कर लें, क्योंकि ये बुध की राशि में और बुध भगवान विष्णु का प्रतीक है, इसलिए आप विष्णु सहस्र नाम का पाठ अगर रोज कर सकते हैं तो करें, नारायण कवच रोज कर सकते हैं तो करें, नहीं तो बुधवार की बुधवार तो जरूर करें। इन चीज़ों को करने से आपको मिलेगा केतु से संबंधित प्रॉब्लम से छुटकारा। तो ये था मायावी राहु और मोक्षकारी केतु से संबंधित एक विशेष जानकारी जो वर्ष 2024 में मैंने आपको दी है, राहु केतु के संपूर्ण परिचय को लेकर तुला राशि या तुला लग्न के जातकों के लिए। जय श्री राम।